अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेसरवाम के साथ मैं हौज़ुल अयूबी। नाज़रीन, पाकिस्तान के मौजूदा जो सूरत हाल है और हालात हैं, मुआशी भी और सियासी भी और आइनी भी, वो सबके सामने है। ऐसे में जो टैक्स दहिंदगान है और आवाम है, वो दोनों परेशान हैं। FBR वाले भी जो टैक्स पेयर हैं उसको 6-6 सफ़हात के नोटिस भेज रहे हैं ताकि मौजूदा टैक्स पेयर को जितना भी निचोड़ा जा सके उनको निचोड़ लिया जाए। इंतज़ामिया की नज़र नहीं आ रही। दूसरा, बजट की आमद है। बजट के हवाले से हुकूमत की अभी तक कोई प्रपोज़ल, कोई चीज़ सामने नहीं आ रही। क्या होने जा रहा है, क्या बजट वाकई मई में पेश होगा या जून में होगा। लेकिन हम अपने टैक्स प्रोग्राम के प्लेटफार्म से बजट प्रपोज़ल पर हमारा ये चौथा प्रोग्राम है। बजट कैसा होना चाहिए, बजट में क्या क्या नए टैक्स लगने चाहिए, कौन से टैक्स हटाने चाहिए, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं असद हनीफ साहब, आप सीनियर एडवोकेट हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं और इसी मेंबर हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के। उनके साथ मौजूद है मियां अतीकुर रहमान साहब, आप इसी मेंबर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और सीनियर ताजर हैं और कारपेट एसोसिएशन के भी सदर हैं, उनका भी ओहदा रखते हैं। बहुत से मामलात में सियासी भी और मुआशी इनकी बहुत ज़्यादा ग्रिप है। इनसे आज गुफ्तगू करेंगे। मियां अतीक साहब, आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगा। मौजूदा हालात में आपको लगता है कि बजट आएगा भी या नहीं आएगा? अगर आएगा तो फिर कैसा बजट होगा वो? आप बात करें बजट आने की, यहाँ तो हर 15 दिन बाद एक नया बजट आया होता है और वहाँ पे पहाड़ टूट जाते हैं। अब पिछले कई महीनों से आप देखें मिनी बजट आते जा रहे हैं और अवाम इसका बोझ बर्दाश्त करते जा रहे हैं। कब तक इस तरह के मिनी बजट आएंगे? हर महीने पता लगता है कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है, बिजली के रेट बढ़ गए हैं, बाकी चीज़ें भी बढ़ गई हैं और एक 15 दिन बाद एक अवाम को एक नया मिनी बजट की सूरत में तोहफा दे दिया जाता है। अब क्या हमें मजीद मेजर बजट की ज़रूरत है? इतने मिनी बजटों के बाद क्या अवाम उस बजट को सह सकेगी? तो अगर ये बजट में कोई ऐसी चीज़ें लेके आ रहे हैं, दोबारा इन्होंने हर चीज़ को बढ़ाना है, क्या अवाम और इंडस्ट्रियलिस्ट उसको बर्दाश्त कर सकेंगे? गरीब अवाम तो बिल्कुल पिस गई है। अब तो इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन भी पिस गया है। उसके भी हालात जो है अब इतने हो गए हैं कि वो इस सोच में आ गया कि अब हम अपनी फैक्ट्रियों को कैसे चलाएं और गरीब आवाम को कैसे फीड करें। उनके पास इतने सोर्सेज नहीं हैं कि वो अपने एम्प्लॉइज़ को केटर कर सकें। अब मोस्टली फैक्ट्री वालों ने अपने ले ऑफ शुरू कर दिया, अपने एक्सपेंसेस कम है ताकि वो फैक्ट्रियों को किसी तरीके से चला सकें। अब मज़ीद बजट की हमें तो कोई ज़रूरत मैं नहीं अधिक है। साहब, वैसे हुकूमत का इस मामला नहीं है कोई फैक्ट्री में कोई अपने मुलाजमी को निकाले या उनको तनख्वाह कम दे, ज़्यादा दे। हुकूमत ने IMF से कर्जा लेना है और वो पैकेज लेना है, तो उन्होंने बजट पे दिखाना हमने ये नए टैक्स लगाए हैं, ये हमारी परफॉर्मेंस है, ये वो दिखा के वो तो सिर्फ वो कागजी कार्रवाई उन्हें करनी होती है। लेकिन कुछ ना कुछ इस्लाहात चैम्बर्स की, टैक्स बार की प्रपोजल होती हैं। आई कैप हो गया, दूसरे इदारे हो गए, उनके प्रपोजल जाती हैं, कुछ पे अमल भी हो जाता है, कुछ पे नहीं भी होता। लेकिन एक परसेप्शन तो है जिसको पूरा करने के लिए सारे काम किए जाते हैं। लेकिन आप जो सवाल बनता है वो 9th रिव्यू अभी क्लियर नहीं हुआ IMF का। जिस तरह आप पहले कह रहे हैं मिनी बजट्स आ गए, 117 अरब रुपये का मिनी बजट आया, 384 अरब रुपये की सब्सिडीज़ ख़त्म की गई। उसके बाद वो पॉलिसी रेट 20% किया गया, फिर 21% कर दिया गया, बिजली के रेट बढ़ा दी गए, 60 रुपये फी यूनिट तक चला गया। लेकिन IMF ने अभी 9th रिव्यू क्लियर नहीं किया। इसके सारी शर्तें पूरी करने के बावजूद आज भी हम वहीं खड़े हैं। देखिए जी, हम IMF की हर शर्त मानते जा रहे हैं। अब वो टाइम आ गया है कि हमें IMF की डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी, अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। हमारा जो मुल्क है वो एग्रीकल्चर बेस्ड मुल्क है जी। सही करें। ठीक है जी। अब गवर्नमेंट को चाहिए बजट में ऐसी चीज़ें लेके आए ताकि एग्रीकल्चर को प्रमोट करे और उनको इंसेंटिव दे ताकि हमारी जो बैरल ज़मीन पड़ी हुई है, लैंड जो तो पड़ी वो हुई है। बिजली में जो रिलीफ दिया हुआ था वो तो खत्म कर दिया किसानों को हुकूमत ने। किसान को कहाँ से बजट में कहाँ से रिलीफ मिल रहा है? देखिए, आपको इस तरह के कुछ अपने स्टेप्स अपने मुल्क को एक्सपोर्ट के लिए लेने चाहिए, लेने स्टेप लेने चाहिए। चाहिए। हर बात IMF की आप मानेंगे तो हम अपना मुल्क नहीं चला सकते। हमारे मुल्क के सिनेरियो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़। वो IMF हमें जो सिनेरियो देता है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के सिनेरियो और उनके
लोगों के मुताबिक हमें वो देता है, वो हम उसको उसके मुताबिक नहीं चला सकते। हमें अपने सिस्टम के तहत सिस्टम को बेहतर करना है। बेहतर करना कि वो हमने किस तरह करना है, वो हम अपने मुल्क के अपने थिंक टैंक बैठाएं और उन्हें IMF के जो शराइत है उनके मुताबिक उसको मोल्ड है। करें। ठीक साहब, हमने इतने तजर्बेकार होते हुए 30-40 साल का तजर्बा होते हुए मुफ्त आटे की स्कीम निकाली जिसमें 15-20 बंदे 30 बंदे लुकमा अजल बन गए। ये तो वो हमारे तजर्बात हैं। बिल्कुल, फिर वो देखिए लेकिन फिर अब हम 600 का आटा अब 1100 में दे के फ्री दे रहे हैं। अब वो 600 को 300 पे कर दें तो वो ये सारी वो भगदड़ियां सालों पे बचे। हाँ बंदा जी, वो पैसे दे के ले आते, वो अच्छा नहीं था वो बेहतर था। हाँ जी। है। तो जगह जब ये हम ये प्लान नहीं कर सकते, फिर तो ये मुल्क चलाने के लिए किसानों को आगे इतनी ज़मीनें हमारी खाली पड़ी हैं, सरकारी ज़मीनें खाली पड़ी हैं जिनकी यूज़ में लाया जा सकता है, तो वो उस तरफ तो ध्यान नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है पहले जैसा सियासी बहरान था, फिर मुआशी बहरान आया, आईनी बहरान आया, अब जो किसान का भी वो भी बहरान आटे का दूसरी चीज़ों का आने वाला है। बस ये इसी चीज़ को मैं कह रहा हूँ कि हमारा मुल्क जो है एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करें। हमारे पास कोई और सोर्सेज नहीं है कि हम नई इंडस्ट्रीज लगाएं। अगर हमने नई इंडस्ट्री लगानी है तो उसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इंसेंटिव दे न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट ऐसी लगाने इंडस्ट्री का। लगाई जाए जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सारा कुछ पाकिस्तान में जी हो। बिल्कुल, उसके लिए जब तक आप गवर्नमेंट इंसेंटिव नहीं देगी, जी जी। उसको प्रमोट नहीं करेगी, लोग इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपको जो सूद शरह वो आपने इतनी बढ़ा दिया कि यहाँ पे काम करना मुश्किल हो गया। 21%। जी हाँ और जी। बैंक जो 25-26% लेके जी, बैंक वो कोई देंगे, भी लोन काम नहीं देंगे। कर सकता और बाकी लोग अपने एडजस्टमेंट करवा के फैक्ट्रियाँ बंद कर रहे हैं। गवर्नमेंट को इस चीज़ पे सोचना चाहिए। हमें इतना एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए एज़ निबर टू अदर कंट्रीज़। उनको देखें कि उनके इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं। अच्छा, मैं दोबारा हाँ, आपकी तरफ मैं सब आऊँगा, वाकई हुकूमत टैक्स पेयर की तरफ देख भी रही है कि नहीं देख रही। असद हनीफ साहब, आप समझते जितना वाकई जब मिनी बजट जिस तरह अभी मियां तिक साहब फरमा रहे थे आ रहे हैं, 117 अरब रुपये का आ गया, सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी गई, बहुत से ऐसे टैक्स हैं जिनको ताजरों को पता भी नहीं है। जी तो ये सारी सूरत हाल वाकई सारा साल चलती रहती है, तो बजट तो फिर दिखावा ही है। बेसिकली जो हमारी गवर्नमेंट्स आती हैं ना जी, वो खुद इनसिक्योर होती हैं कि हमने कितना टाइम परफॉर्म करना है। जी जी। वो उस हिसाब से देखें, जो बजट होता है वो बेसिकली होता है कि गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंसेस वो कैसे मीट करने हैं और उन एक्सपेंसेस में रहते हुए तो आवाम को किस तरह फैसिलिटेट करना है। तो जब वो खुद एक शॉर्ट टर्म के लिए उनके माइंडसेट हमारा एक 70 साल से बन चुका हुआ है कि हम 2-3 साल से ज़्यादा 5 हम साल अपने पीछे मतलब पूरे इससे पूरे। ज़्यादा नहीं चल जी जी, सकते। सही कह रहे हैं। तो जो हमारी इकोनॉमी की है प्लानिंग, वो हम कभी भी शॉर्ट टर्म पे नहीं जा सकते। हमें जब भी इकोनॉमी के लिए प्लान करना है तो वो हमें लॉन्ग टर्म करना है। उसके लिए आपको अलग से एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी जो है आपके, माशाल्लाह बड़े जो चैम्बर्स हैं आपके, वो बड़े एफिशिएंट हैं और बिज़नेस कम्युनिटी के लोग बैठे हैं। आप उनके साथ बैठें, उनकी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें और उस प्लानिंग को लेके चलें और उसमें तमाम जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो इक़्तिदार में हैं, इक़्तिदार से बाहर हैं, वो उस चार्टर को जो है वो साइन करें। तो जब तक आप सिंगल हैंडेडली इसको लेके चलने की कोशिश करते रहेंगे, ये चीज़ें कोलैप्स होती रहेंगी। फिर आप ऐसे इसमें जो बिज़नेस इनक्यूबेशन सेंटर्स हैं उनका बनाएं, जो नए आने वाले हमारे एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए पूरी आप फैसिलिटी दें। ठीक है, अब आज आप यहाँ पे बैठ के अमेरिका में एक कंपनी आप ओपन कर सकते हैं और उसको ऑपरेट आप कर सकते हो, और यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए आपको एक बिज़नेस को रजिस्टर्ड करवाना ही जो है ना एक बड़ा महाज खुल जाता है 40 इदारे उसके चार्ज जी, बिल्कुल, वो आपके लिए जो है ना वो मसले मसाइल बन जाते हैं। तो बेसिकली मसला ये है कि हमने कभी भी जो है ना इस बात पे पॉलिसियों में तसलसल नहीं हमारा। यही वजह हाँ, कंस्ट्रक्शन के लिए जो साहब को हुकूमत ने एमनेस्टी दी वो 2023 में मुकम्मल हो, इतनी माहिर दी। इस टाइम एमनेस्टीज की बहुत ज़रूरत है। जी जी। इस टाइम जो पैसा हमारा इकोनॉमी से बाहर पड़ा हुआ है उसको पार्ट ऑफ इकोनॉमी बनाने के लिए इनको एमनेस्टीज देनी चाहिए। अब इन्होंने लास्ट टाइम 100D में कंस्ट्रक्शन सेक्टर को दी थी पिछली गवर्नमेंट में। अब इंडस्ट्री एक को एमनेस्टी मिली है और उसके साथ 21 इंडस्ट्रीज़ आपकी चल रही हैं, जहाँ से 38 इंडस्ट्री आपकी चल रही है जो जहाँ से आपका जो है वो टैक्स कलेक्शन आ रही है। और आज हम सिर्फ अब गवर्नमेंट के जो अभी आप हालात देख रहे हैं या जो पॉलिटिकल हमारी इंस्टेबिलिटी आप देख रहे हैं, वो टोटल इफ़ेक्ट ही आपकी इकोनॉमी को कर रही है। और इस टाइम दुनिया में अगर
किसी चीज़ की भी दौड़ लगी है वो इकोनॉमी की है। सही कह रहे हैं। वो ही मुल्क सर्वाइव करेंगे जिसकी इकोनॉमी बेहतर है। तो थोड़े से देखें, जो गवर्नमेंट होती है उसके ऊपर बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है। तो उसको चाहिए कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ के मुल्क के लिए जो बेहतर पॉलिसीज़ हैं उनको मुरतब करे और उसके मुताबिक ही बजट को लेके आए। मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि किसी किस्म के जो हैं वो न्यू टैक्सेस लगाए जाएं। जो ऑलरेडी लगे हुए हैं इसमें भी फैसिलिटेशंस दें उनको। और जो 7E लगाया हुआ ऐसे टैक्स तो वैसे भी खत्म होने चाहिए सारे जो लिटिगेशन में केसेस देखें अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है सारे केसेस। हाँ, देखें जो भी एक चीज़ें ये स्पेशल टैक्सेस जितने भी लगाते हैं, सुपर टैक्स लगा रहे हैं, 7E में है, इन्होंने एक वो कैपिटल वैल्यू टैक्स लगा दिया हुआ है, ठीक है। ये सारे मतलब ये हैं कि एमरजेंसी टैक्सेस। एमरजेंसी आपको कभी भी जो है वो नहीं देगी। वो जब भी आप एमरजेंसी में लगाएंगे वो डेफिनेटली कंट्राडिक्शन करेगी आपके जाके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। जब कॉन्स्टिट्यूशन से आपकी कंट्राडिक्शन होगी तो आपके लिए वो लिटिगेशन का एक महाज खुल जाता है। तो बजाय वहाँ से उसको करने के लिए इनको फैसिलिटेट करें कारोबारी हजरात को, और जो हमारी ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस है उसके ऊपर काम करे। जो LTU काम कर रहा है, LTU देखिए काम कर रहा है, उसने कोई 1000-1500 उसने वो टॉप की इंडस्ट्रीज ली हुई हैं। अब जो टॉप के आपकी कंपनीज हैं उनका बड़ा ज़बरदस्त एक सिस्टम होता है, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होती हैं। उसमें से आप क्या निकालेंगे? उसको सिर्फ एक आप ब्लैकमेल कर सकते हैं। विद होल्डिंग के जरिए वो भी टैक्स सारा इकट्ठा इनको करके देते हैं। सारा विद होल्डिंग के थ्रू होता है, और जो उनका नॉर्मल में भी आ रहा है वो सारा मतलब वो प्रॉपर पे करते हैं। अब देखें कि हम तकरीबन 30 लाख से 35 लाख जो हैं हमारे वो टोटल रिटर्न फाइलर हैं। 42 लाख इस दफ़ा हुए हैं। चलें 42 लाख हो गए, उसमें से कोई 15-20 लाख आप निकाल दें जो सैलरीड है। इसका मतलब ये है कि आप 22-23-24 करोड़ में से सिर्फ 20 लाख लोगों को डॉक्यूमेंटेड कर सके हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका यही एफिशिएंसी लेवल है। आपने इतना बड़ा हाथी FBR पाला हुआ है और उसको आप जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसके ऊपर आपने उसको छोड़ दिया हुआ है कि भी जो आ रहा है उसकी टांग को पकड़ लो, उसमें से हर चीज़ निचोड़नी शुरू कर दो। तो आपका कोई तकरीबन कोई 2-2.5 करोड़ जो है डाटा इनके पास पड़ा हुआ है लोगों का। उनको डाटा तो बहुत है, मतलब उनको डाटा की कमी नहीं है। उनको लेके आए और जो एग्जिस्टिंग है उनको रिलीफ दें। पॉलिटिकल विल नहीं है। हाँ, मतलब विल ही नहीं है ना। सही कह रहे हैं, विल ही नहीं है। अब 33-34 हज़ार का जो अमला है फौज जफर मौज रखी हुई है, अब उसकी परफॉर्मेंस जब विद होल्डिंग को निकाल के और एडवांस टैक्स को निकाल के उनकी परफॉर्मेंस को रख लें। हाँ जी, पूरे अमले की क्या है। तो अभी मैं एक चीज़ यहाँ पे और हाईलाइट आपके पास, अब आप IT सेक्टर को देख लें, ठीक है। अब आपका तलक मीडिया असद हनीफ साहब, मुझे ब्रेक का जा रहा है जी क्योंकि IT सेक्टर बहुत बड़ा है। इमरान खान ने इसको रिलीफ भी दिया और IT का एक वो भी आया, चौथे नंबर पे पाकिस्तान आना शुरू हो गया था। लेकिन IT में हमारी जब हम देखते हैं पैसे 2 अरब रुपए हमें डॉलर आते हैं, 2.75 है। और बांग्लादेश को देख लें और इंडिया को देखें तो हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। वो उसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन हमें ज्वाइन कर चुके हैं आमिर कदीर साहब। आप सीनियर एडवोकेट हैं, माहिर टैक्स अमूर है, चेयरमैन है रेवेन्यू एडवाइजरी एसोसिएशन के। ब्रेक से जाने से पहले असद हनीफ साहब, मैंने आपसे एक सवाल छोड़ा था, IT सेक्टर को किस तरह फोकस किया जा सकता है? देखें जी, अभी जो रेवोल्यूशन आपकी इकोनॉमी में कोई चीज़ ला सकती है वो IT सेक्टर ही है। जी। तो उसमें आप जितना भी फैसिलिटेट कर सकें, ख़ासकर हमारी जो यूथ है वो तकरीबन कोई 64% ऑफ आवर पॉपुलेशन है। ठीक है। तो अभी हम सिर्फ जो है वो $2.7 बिलियन जो है वो यहाँ से जनरेट कर पा रहे हैं। इवन कि जबकि बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है वो 27.8% यूथ उनकी है, और वो तकरीबन कोई सालाना जो है $52 बिलियन के अराउंड जो है वो वहाँ से $52 बिलियन जी बिल्कुल IT में से जी सिर्फ, ये बड़ा ऑथेंटिक डाटा है जी हमारे पास। और इंडिया की हमारी है 66% यूथ, वो तकरीबन कोई $172 बिलियन जो है वो एनुअल वहाँ से जनरेट कर रहे हैं। और मैं आपको वियतनाम का बताता हूँ, वियतनाम की है 25% ऑफ द पॉपुलेशन जो यूथ है वहाँ की, वो तकरीबन जी कोई 366 बिलियन जो है वो अपनी सिर्फ IT से जो है वो जनरेट कर रहे हैं। तो मतलब कहने का ये है कि
पाकिस्तान में स्किल्स की भी कमी नहीं है, नौजवानी की भी कमी नहीं है। 65% आबादी हमारे नौजवानों पर मुश्किल है। पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। सही कह रहे हैं। पाकिस्तान में अगर कमी है तो एक विल की कमी है, एक रिसोर्सेज को बेस्ट मैनेज करने की कमी है, ठीक है, और एक सिर्फ जो है एक अपनी बेस्ट अप्रोच जो है वो अप्लाई करने की ज़रूरत है, और एक बेस्ट पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाने की ज़रूरत है। सही कह रहे हैं। हमारे जितने भी रिसोर्सेज जो हमारे आज हालात हैं वो सिर्फ एक मिसमैनेजमेंट है। आप आज एक पॉलिसी बना लें, उसको आगे कंसिस्टेंट कर लें कोई 3-4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए कर 10 लें। साल के लिए आपको मैं मिनिमम कह रहा हूँ ना, आपको 4-5 साल के लिए उसके ऊपर आप कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। आप खुद देखेंगे कि पाकिस्तान हमारा कहाँ से कहाँ जो है वो पहुँचता है, ठीक है। हमारे पास यूथ जो है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। हमारे पास जो हमारे फ़ॉरेन जो रेमिटेंसीज़ हैं वो हमारा एक पोटेंशियल है, कोई शक नहीं। ज़रूरी मुल्क है हमारा जो एनर्जी का क्राइसिस है, ठीक है, जो हमारे जो सारी इकोनॉमी की मतलब तबाही बना हुआ है इस टाइम, वो रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद है। हमारे पास बेहतरीन धूप है, ठीक है, उससे हम अपने सोलर से एनर्जी जो है वो कर सकते हैं। वाटर रिसोर्सेज प्राइवेट कर दें, प्राइवेट कर दें, बंदे खुद बना के वो खुद सस्ती बिजली भी देंगे, तो सब कुछ कर दें। ये सिर्फ ऐसी कंपनी है जो खुद दे सिर्फ सकती है। इन्होंने पॉलिसी बनानी है। जी जी। बाकी हमारी आवाम इतना पोटेंशियल है कि वो मामला जो हैं, देखिए हमारी इंडस्ट्री है ना, सियालकोट का एक दफ़ा हमें सुनने में आया था जी, उन्होंने कहा जी आप हमें अलाउ करें, उन्होंने एयरपोर्ट अपनी एयरलाइन अभी चला ली है कि हम अपनी जो है वो बिजली भी खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। मलक रियाज ने सोसाइटी बनाई है, वो कहते हैं जी मुझे आप NOC दें, मैं अपने जो कम से कम जो मेरी सोसाइटी है उसके लिए मैं खुद अपनी जो है वो बिजली प्रोड्यूस करूँगा। बेसिकली जब तक हमारी नीयतें साफ़ नहीं हैं, ठीक है, उस टाइम तक हम कभी भी जो है वो अपनी बेहतरी अपने मुल्क में नहीं ला सकते। नहीं ला, सही कह रहे हैं। अच्छा मियां अतीक साहब, जिस तरह आप पहले एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, 70 की दहाई तक एग्रीकल्चर का नारा लगाते रहे, उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल का नारा लगाया। आज 2023 में आज इंडस्ट्रियल बन चुके हैं ना, हम एग्रीकल्चर रह चुके हैं। तो कहाँ पे हमने फैसला क्या करना है? फ़ायदा हमें, हमारे मुल्क का फ़ायदा किस में है? हमें दोनों चीज़ों में फ़ायदा है, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर। हम एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री हैं, और उसके बाद हम लोगों ने जो हमारी मेजर एक्सपोर्ट थी वो टेक्सटाइल की थी, और अब गवर्नमेंट को चाहिए दोनों सेक्टर को प्रमोट करे पैरेलल, एग्रीकल्चर को भी और टेक्सटाइल सेक्टर को भी। जीरो रेटेड जो, हाँ जी। और उसके लिए आपको कॉटन ग्रो करने के लिए जितना भी इंसेंटिव देना चाहिए अपने फील्डर्स को वो दें, ताकि पाकिस्तान की जो कॉटन है वो वन ऑफ द बेस्ट कॉटन है, इस वक्त वो डिक्लाइन में है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव दें, ताकि हमारे पास जितनी ज़्यादा कॉटन आएगी हम उसको वैल्यू एडिड करके एक्सपोर्ट कर सकें। अब दो चीज़ें, दो सेक्टर हमको पैरेलल जब तक हम नहीं चलाएंगे, एग्रीकल्चर और अपना टेक्सटाइल, तो हम लोग एक्सपोर्ट को इन्हांस नहीं कर सकते। अब देखिए काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं अभी भी आज के दौर में भी, जब इतनी रिस्ट्रिक्शन है इंपोर्ट पे, हम बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें बाहर से मंगवा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अफसोस का। लेकिन वो भी आप रिलीफ की जब बात करते हैं मियां अतीक साहब, एप्टमा के जो चेयरमैन हैं उनसे हमारा सवाल गौर साहब से एक दफ़ा किया था। 25 अरब की जब हमारी एक्सपोर्ट थी, इंपोर्ट 35 अरब की थी, तो जब उनसे किया था हमारे, जब इतना रिलीफ लेके जितना 25 अरब के से ज़्यादा आपने रिलीफ लिया, उसके बावजूद हमारे एक्सपोर्ट 25 अरब की है, तो कोई जवाब नहीं था। देखो उसमें काफ़ी ऐसे सेक्टर्स हैं जिसपे नई मशीनरी चाहिए, हमें नए एडवेंचर चाहिए, जो गवर्नमेंट जब तक उनको फाइनेंस नहीं करेगी वो चीज़ें पाकिस्तान में नहीं आएंगी। वो चीज़ें चली गई वियतनाम में, बांग्लादेश में, उनकी गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया, नई मशीनरी लगवाई, और सारे ऑर्डर्स जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के वहाँ चले गए। हम वही कन्वेंशनल चीज़ों में रहे और उसी के साथ खेलते रहे, तो मैक्सिमम हम 25-26 अरब तक ही आप वो रहे। चैम्बर में अब जितने भी ताजर आपके आते हैं, मेंबर आते हैं, क्या सबसे ज़्यादा बड़े मसाइल अब क्या बता रहे हैं? देखिए इस वक्त LCs के हैं, डॉलर के हैं, इस वक्त तो इंडस्ट्री के हैं, क्या है? इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो डॉलर की इंस्टेबिलिटी है, ठीक है। दूसरा LCs के, तीसरा गवर्नमेंट ने एक और नया SRO दे दिया, एक्सपोर्टराइजेशन का ER2 दे दिया उन्होंने, वो उस पर कि आपकी पेमेंट ड्यू डेट्स के बाद आती हैं तो उसका वॉर रेट लगेगा, उस पर प्लेंटी पड़ेगी, 1 मंथ 3%, 2 मंथ 6%, 9 मंथ, वो डिफरेंट फॉरेन जो ऑर्डर पे आएगा, करेंसी जो उस पर गवर्नमेंट प्ली ये ले रही है कि जो एक्सपोर्टर है वो अपनी पेमेंट डिले कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये SRO आया कि एक्सपोर्टर पेमेंट में,
अब वो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, अब अभी अभी तो आप कोरोना से रिवाइवल निकले हैं, इंस्टेबिलिटी है, पेमेंट्स जो है स्लो हैं। अब वो जो गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप उसको 120 डेज में मंगाएं, जैसे हमारा कारपेट सेक्टर है जी, एक स्लो मूविंग आइटम है जो हम बड़ी मुश्किल से दुनिया में पाकिस्तान का नाम लेके इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अपना नाम दुनिया में रखा हुआ कि हम वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ रेंटल कारपेट्स हैं। इसकी पेमेंट हमेशा स्लो होती है। पहले गवर्नमेंट ने हमें इंसेंटिव दिया हुआ था 180 डेज का, उसको कम करके 120 डेज कर दिया जी। सबसे पहले तो 270 डेज था, फिर 180 डेज हुआ, अब 120 डेज कर दिया। अब वो कहते हैं 120 डेज के बाद जो पेमेंट आएगी आपकी, उसमें पेनल्टी होगी। वो जो ड्यू डेट के बाद अगर एक दिन बाद भी आती है पेमेंट, तो वो उस पर आपको वो रेट लगेगा, ड्यू डेट का रेट लगाएंगे। अगर पेमेंट 30 डेज पे आती है तो उस दिन का जो रेट है वो नहीं देंगे, फौरन हुकूमत का चले मेन जाएगा। मकसद है ना पैसा जल्दी आए। जी हाँ। जो क्राइसिस है डॉलर का वो पूरा रिजर्व लेकिन का जो वो ये इस तरह की पॉलिसीज बनाएंगे तो आप काम कैसे कर सकेंगे जी? हम्म। ये कोई पॉलिसीज अच्छी पॉलिसीज नहीं है, बल्कि आप इसको आप अंडर इन्वेस्टिंग को प्रमोट करेंगे, लोग अंडर इन्वेस्टिंग शुरू कर देंगे। तो आप ऐसी पॉलिसीज बनाएं लोग फ्रीली काम कर आपका सकें। तो ज़्यादा कारोबार कारपेट का अफगानिस्तान से था, अब ऐसे हालात में अफगानिस्तान से आपकी हो रही है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट? जी हम एक्सपोर्ट तो हमारी वेस्टर्न कंट्री से, मैन्युफैक्चरिंग हम अफगानिस्तान से करवाते हैं। वो वहाँ से हमें कुछ हर्डल्स हैं वो चल रही हैं, वो बॉर्डर्स पे आती हैं प्रॉब्लम्स वगैरह, जब हम गुड्स इधर लेके आते हैं उस पर टैक्सेस वगैरह कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं वहाँ पे बॉर्डर्स एरिया पे। वो गवर्नमेंट से काफ़ी हमने रिक्वेस्ट की है कि इसको सॉल्व किया जाए, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से उसको हल नहीं कर पाई गवर्नमेंट भी, और वहाँ के लोकल जो टैक्स के मामला था वो हल नहीं कर पाया। अच्छा, जिस तरह अभी असद हनीफ साहब कह रहे थे इस मौजूदा हालात में मिनिस्ट्री की ज़रूरत है, आप समझते हैं बाकी ताजरों को जिस जी तरह बिल्कुल जी। चैम्बर बार बार कहते रहे जी सबके लिए बिल्कुल मिनिस्ट्री दे? बिल्कुल जी, ये यही वक्त है, इतना क्रूशियल वक्त है। आपको हर किस्म की मिनिस्ट्री देनी चाहिए जी, हर किस्म की मिनिस्ट्री देनी है, तो आपका इकॉनमी का पहिया घूमे जी। अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, फॉरेन डिसीजन नहीं लेंगे, आप और बैकफुट पे चले जाएंगे, फिर आपको उस दलदल में से निकलने के लिए बहुत टाइम चाहिए होगा। हमें इस दलदल से टाइम है निकल। नहीं है। हाँ टाइम है नहीं है। आमिर कदरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है जनाब। हम बजट पे पहले तो काफ़ी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं ऐसे हालात में जब एक गो मोगो की सूरत हाल है, बेचैनी की सूरत हाल है, अवाम में खौफ रास पाया जा रहा है। पहले तो सियासी और मुआशी बहरान था, अब आईनी बहरान भी तकरीबन सबके सामने है, वो भी चल रहा है। ऐसे में बजट पेश भी कर पाएगी तो हुकूमत, तो वाकई कोई बजट अवामी दोस्त हो सकेगा, या फिर मजीद को आप समझते हैं नए टैक्सेस आएंगे? देखें, ये अगर तो हम बजट पे बात कर रहे हैं तो फिर हमें, मेरा ख्याल है कि इसको कर लेना चाहिए, प्रिसाइज कर लेना चाहिए इस बात को कि हमने बजट पे ही डिस्कशन करनी है। हुकूमत कर पाती है नहीं कर पाती है, ये हमारी चूँकि डिस्कशन में नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि बजट आफ्टर ऑल कुछ भी हो, इवन अदरवाइज जो बहुत क्रूशियल या कोई बैड सर्कमस्टांसेस भी हो, तो फिर भी बजट तो आना ही हाँ है। नहीं है, वो IMF से मुआहदा होना है, वो दिखाना तो था ही है। जी जी बजट तो आना ही है। IMF से मुआहदा होना भी इसका हिस्सा नहीं है। जी। बजट तो मतलब चूंकि हमारी पॉलिसी ये है कि हमने एवरी ईयर जो सा 1 साल का हमने बजट देना होता है, दुनिया में यही रिवाज कायम है। तो वो बजट की जो डेडलाइन है या जो बजट पेश करना है वो तो आपको करना ही करना है। अब वो किस गवर्नमेंट ने करना है, किन हालात में करना है, ये एक अलग बहस है। दूसरी बात यह है कि हमें मौजूदा हालात के मुताबिक हमारा बजट क्या होना चाहिए, ये हम डिस्कस करते हैं जी कि जी हमें इसमें क्या क्या जो है ना, ये जो हमें इस वक्त मसाइल का सामना है या हमारे मुल्क के अंदर ये चीज़ें इस वक्त ज़रूरी हैं। तो अभी जो पहले अभी असद भाई और हमारे भाईजान बात कर रहे थे एक्सपोर्ट के हवाले से, सबसे पहली बात जो सी है वो तो ये है कि आपको ना एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करना है। एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल समझ लें कि डेड लाइन के ऊपर पड़ी हुई है, तो तकरीबन एक्सपोर्ट डेड किस हो तरह ही कर गई है, सकती है? जी, तकरीबन एक्सपोर्ट तो डेड। किस तरह कर सकती है वो? तो डेड नहीं, अब देखें बजट के अंदर यही तो तजावीज़ रखनी होती हैं। सही। बजट क्या नाम किस चीज़ का है? इसी चीज़ का नाम है कि उस इंडस्ट्री को अपना जिंदा करने के लिए या उसको बहाल करने के लिए या उसके अंदर बेहतरी लाने के लिए कोई ना कोई तो आप उनको इंसेंटिव देंगे या आप उनके लिए कोई बेहतरी
का सबब बनेंगे तो फिर ही वो इंडस्ट्री जिंदा होगी ना। आपको उसकी प्रॉब्लम्स को फिक्स करना पड़ेगा जी कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। हमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि हमने एक्सपोर्ट को जो है ना इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। गवर्नमेंट इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही बात के ऊपर फोकस किए हुए है और वो फोकस इस बात पे है कि जी आपका पैसा बाहर ना जाए, बाहर से पैसा आए। उसी चक्कर के अंदर, उसी मदार के अंदर ये लोग घूम रहे हैं, उस सर्कल से बाहर नहीं निकल रहे। उसके अंदर वो ये नहीं देख पा रहे कि इस सारी स्कीम की वजह से लोगों को किन किन मसाइल का सामना है, लोगों की प्रॉपर्टीज़ को क्या नुकसान हो रहा है, मतलब लोगों की जो गुड्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो गल्स हट रही हैं, या जो कुछ भी वहाँ पे जितने डैमेजेस बढ़ रहे हैं या जितने उनको चार्जेस बढ़ रहे हैं। कई बंदे आप यकीन जाने कि बिल्कुल जो है ना वो दोबारा उठने के काबिल नहीं रहे ड्यू टू द रीज़न ऑफ गवर्नमेंट पुअर पॉलिसीज़। सही कह रहे हैं, कि कमजोर उन्होंने पॉलिसियां इसी वजह से तो ये पॉलिसियों में इनकी तसलसल पॉलिसीज नहीं की है। वजह से कि इन्होंने, अब देखें आईटी सेक्टर में अभी असद भाई बात कर रहे थे कि आईटी सेक्टर में भी अगर हमें मतलब अगर कहीं से बहुत ज़्यादा हमें रेवेन्यू आ रहा था तो वो जनाब अपना इसके ऊपर टैक्सेशन के मामला इन्होंने लगा दिए और वो पैसे जो बाहर से रेमिटेंस आ रही तो फिर उन पे शराइत उसको ऐसी रख दी। फिर उस पैसे के आने पर भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसको क्लियरेंस नहीं मिलती है। उसके अंदर नहीं इतने मसाइल है, सही कह रहे हैं। इतने मसाइल है कि वो पैसा यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाता। जब पाकिस्तान के अंदर पैसा आएगा ही नहीं तो हमारा तो पैसा और ज़्यादा डीवैल्यू हो जाएगा ना। सही कह रहे हैं। तो हमने तो कोशिश ये करनी है कि बाहर से पैसा हमारे मुल्क में आए और हमारा पैसा यहाँ से ना जाए। देखिए यहाँ पर एक्सपोर्ट, इसीलिए मैंने पहले बात की कि एक्सपोर्ट इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप ज़र मुबादला जो पाकिस्तान की ज़रूरत है डॉलर की, उसके लिए एक्सपोर्ट जरूरी है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जितने भी इदारे हैं, चाहे वो टेक्सटाइल है या वो कारपेट इंडस्ट्री है या वो हमारा, देखिए हमारे मुल्क के अंदर और कुछ नहीं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे मौके हैं कि हम घर बैठ के लेबर कर सकते हैं, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सही कह रहे हैं। अगर हमें कोई बाहर से पैसे दे के हमें ये कहे कि घर बैठ के काम कर लो तो हम उसके अंदर बहुत हैप्पी हैं, हम वो भी करने के लिए तैयार हैं, हम कुछ करना चाहते हैं। लेकिन ना हम बाहर जा सकते हैं, ना हमारे पास यहाँ पर काम है। कोई तो आसानी पैदा की जाए इंसान के लिए। अच्छा आमिर साहब, हमेशा बजट जो भी आता है उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिसकी वजह से हम विद होल्डिंग की तरफ ज़्यादा चले गए। आज डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस देखते हैं तो अगर 85% विद होल्डिंग के जरिए टैक्स आ रहे हैं तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस तो नहीं है। बाकी सैलरी पर्सन से उनसे टैक्स आ जाता है, बड़ी कंपनी से आ जाता है। फिर हमें वाकई अगर हमने बेहतरी की तरफ जाना है तो इन डायरेक्ट टैक्सेस छोड़ कर डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ हमें जाना पड़ेगा, या अभी मौका है, अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस ही अपना वक्त चलाया जा सकता है। लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी अमर साहब, पॉलिसीज़ हैं ना हमारी, जो अपना गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं इसके अंदर अभी जो अभी आपने बात की इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस की, उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल एजेंडे पे अभी काम हो रहा है। और वो सिंगल एजेंडा ये है कि पैसे जैसे तैसे इकट्ठे करके IMF की किस्त पे करनी है। उसके लिए वो ये नहीं देखते कि ये डायरेक्ट टैक्सेस से आ रहे हैं या वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से आ रहे हैं। उनको सिर्फ एक फिगर दी जाती है कि आपने ये टारगेट अचीव करना है। अब वो अगर यहाँ से नहीं हो रहा तो वो नेबर कंट्रीज से लेते हैं या किसी और से पैसे लेते हैं। वो पैसे लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ करते क्या है कि सिर्फ IMF को जो है ना उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है। मेरा कहना यहाँ पर इस वक्त यही है कि आज तक आपने ये पॉलिसी कभी किसी बजट के अंदर आपने कोई इसके ऊपर कोई बुनियाद ही नहीं रखी कि जी हमने IMF से छुटकारा हासिल करना है। ज़बानी कलामी हम लोग ज़बानी कलामी हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, लेकिन हमने अपने किसी बजट के अंदर, किसी प्रपोजल के अंदर, किसी स्कीम के अंदर हमने कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 50 साल भी पॉलिसी के अंदर हमारी ये शामिल नहीं है। हुकूमत नहीं कर सकी। लेकिन आमिर साहब, अब सोशल मीडिया का दौर है। अब फैसलाबाद के कुछ चंद नौजवान हैं जिनकी वीडियो बार बार वायरल हो रही है, वो कर्जा देने के लिए IMF का देने के लिए तैयार हैं। वो 6 लड़के हैं, वो कहते हैं 6 बंदे फैसलाबाद के कर्ज देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी पॉलिसी इस तरह ये हमारे इंडस्ट्री को चलने दिया जाए।
अगर वो स्टेट कर्जा देने के लिए नहीं IMF नहीं को देने नहीं की अभी क्या? साहब देखें, स्टेट विद इन स्टेट नहीं होती, ऐसी बात नहीं होती। लोग ये ज़रूर होता है कि अगर किसी के पास कोई अच्छी प्रपोजल है तो वो अपना गवर्नमेंट उसको डिस्कस करे, उसकी प्रपोजल्स को डिस्कस करे, उसके प्रॉज एंड मतलब यहाँ पे बैठ के खाली बात कर देना ये कोई बात नहीं होती। हल उसकी जरूरी है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी है, मैं ये कहता हूँ कि जनाब यहाँ पे डॉलर 100 रुपये का होना चाहिए, ये कैसे मतलब मेरी ख्वाहिश तो है ये, जी जी। लेकिन इसके लिए मेरे पास प्रपोजल क्या है, मेरे पास एजेंडा क्या है, मैं इंडिविजुअली मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे इसके लिए पूरे सेटअप की, पूरे बैकअप की ज़रूरत होगी, पूरा हर एक चीज़ को देखें। हमारी जो अकल है ना वो बड़ी महदूद सी है, हम अपने दायरा कार के अंदर ही सोच रहे थे। जब इंसान तो उस दायरे से बाहर निकलता है तो फिर उसको पता चलता है इससे बड़ा भी एक दायरा था। क्या समझे, जैसे मुनीर नियाजी ने कहा था कि मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, ठीक है, अब वो दरिया से बाहर उतरेंगे तो आपको पता चलेगा कि आगे लेकिन गहराई हमारे क्या साहब हम है। तो खाली एक जी, जगह पे नहीं हो सकता हम ये। तो जो साल का तजर्बा होता है, जो बजट पेश किया गया होता है, उसको देख के हम आप करते हैं बात, वो तो चीज़ें हमारे सामने होती हैं। अब जिस तरह 7E लगाया गया, सुपर टैक्स लगाया गया, कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो नए टैक्स जिसकी वजह से वो सारे लिटिगेशन में है, तो ये भी तजर्बात हमारे लिए कुछ सूदमंद साबित रहते हैं। देखें जो मैंने अभी पहले बात की है ना 7E, तो खैर अब वो चले ख़त्म हो गया बाई चांस ही है, को उसने ख़त्म कर दिया कोर्ट ने, शायद जमील खान साहब की अदालत ने। तो वो अपना जो है ना, ये जो आप बात कर रहे हैं कि जी 7E लगाया, ये क्या है, जो अभी मैंने पहले बात की है कि ये सिर्फ और सिर्फ उसकी इंस्टॉलमेंट पे करने का एक तजर्बा जरिया है, है, सिर्फ एक जरिया है। ये वहां से इन्होंने कामयाब हो पैसे गया तो कलेक्ट ठीक, नहीं करके, तो जी नहीं जी नहीं जी। कामयाब की भी बात नहीं है। देखें इन्होंने तो ये सारे लोग तो लिटिगेशन में नहीं गए। होता यही है कि जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी देती है उसमें कोई 50% लोग, कुछ शरीफ नफ्स लोग होते हैं, कोई लिटिगेंट होते हैं, को बहुत ज़्यादा क्रिमिनल माइंड होते हैं, कुछ मतलब हर किस्म के लोग पाए जाते हैं। हो सकता है गवर्नमेंट ने इस सेंस में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो सुपर टैक्स ये वो दूसरी तीसरी, उनकी तो मजबूरी होती है, उन्होंने इदारे चलाने होते हैं, इंटरनेशनल कंपनीज चल रही होती हैं, उनसे तो पता नहीं कितना रेवेन्यू उन्होंने इकट्ठा कर लिया, जो ज़रूरत थी वक्ती तौर पर उन्होंने ज़रूरत पर पूरी कर दी। मकसद, मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि हमें सिर्फ सिंगल एजेंडे के ऊपर IMF की इंस्टॉलमेंट पे करने के ऊपर काम नहीं करना, जी हमें जी। इस एजेंडे पे काम करना है कि हमने IMF के पास नहीं जाना। हमने IMF के पास नहीं जाने के लिए हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, हमें वो डिस्कस करना है। अब सबसे बड़ी बात इस वक्त जो जिस बात के ऊपर हमें दुख होता है, रोना आता है, यकीन जाने कि वो सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि मेरे मुल्क का सारा टैलेंट बाहर जा रहा है। सही कह रहे हैं। भाई वो वहां पे जाके वही लोग तो सारा पैसा, अब उन लोगों जब वो बाहर चले जाते हैं फिर हम उनको कहते हैं यार आप हमारी मदद करें। भाई आप उस टैलेंट आप रोक लें उनको, उस टैलेंट को यहाँ आप उनको रोक लें। इस्तेमाल करें जी। हमारे लोग जो बीमार होते हैं बाहर जाके इलाज कराते हैं, अगर हमारा टैलेंट यहाँ पर होगा, आप उनको अच्छी पेमेंट कर दें, सही कह रहे हैं। उनके लिए कोई ऐसे मौके पैदा कर दें जिसके अंदर सिर्फ एक ही मकसद के लिए जाते हैं ना कि वहां पर उनको पैसे अच्छे मिल पैसा जाए। कमाने के लिए जाता है जरूर, सही सही बात। बाकी तो कोई पैसा प्रॉब्लम भी यहाँ नहीं, कमाया जा सकता है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो वसायल हमें जी। टैलेंट को रोकने के लिए अब इतनी सारी यूनिवर्सिटीज बना देना, लेकिन टैलेंट को ना रोकना, ये कौन सी इंसाफ की बात है। टैलेंट को भी तो रोके ना, जगह जगह छोटी छोटी जगहों के ऊपर जहाँ पे यूनिवर्सिटी की गुंजाइश भी नहीं बनती वहाँ पे गुंजाइश बना दी। अगर कोई पढ़ लिख ही जाता है किसी जगह पे जाके तो वो उठ के अपना जो इंसान है पाकिस्तान को बाय बाय करके उसको चला जॉब नहीं जाता मिलती, है, अब जॉब पाकिस्तान को बाय बाय करके चला जाता है। भाई ये क्या बात है, आप इस मुल्क के अंदर खाते हैं, इस मुल्क के अंदर जीते हैं, प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे बनाते हैं, सारा कुछ आपका यहाँ पे होता है, वो अपना पैसों की खातिर आप बाहर चले जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने आज तक इसके ऊपर तो कोई काम नहीं किया। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, करना चाहिए। अच्छा आमिर साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा लेकिन टाइम थोड़ा मियां अतीक साहब, बजट तो आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं, आएगा, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। आप क्या समझते हैं, क्या बजट तजावीज़ हैं आपके पास जिससे बेहतरी की तरफ हम जा सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो इन्हें पेट्रोल की प्राइसेस को कम करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस को कम करना चाहिए ताकि हमारे मुल्क का पहिया घूम सके। तो रोज़ बरोज़ जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं उससे सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है और उसकी प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। वो तो इंटरनेशनली तौर पर जब वहाँ से रेट बढ़ता कम होता है तो पाकिस्तान में उसके हिसाब जी से वो, चलते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी इकॉनमी के हिसाब से, अपने मुल्क के तौर तरीक़ों के हिसाब से उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। ये जो हर 15 दिन बाद 10 रुपये 5 रुपये बढ़ा देते हैं उसको कंट्रोल करना चाहिए। कुछ 6 महीने बाद बढ़ाएं ताकि लोग अपने पहिए को अच्छी तरह घुमा सकें।
अब किसी को कुछ नहीं पता होता, एक दिन कुछ प्राइस होती है, पता लगता है कि दूसरे दिन कुछ और प्राइसेस हो गई है। टेक्सटाइल सेक्टर को प्रमोट करें, आईटी सेक्टर को इंसेंटिव दें ताकि फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। एग्रीकल्चर सेक्टर को इन्हें चाहिए प्रमोट करें। ये चीज़ें बजट में पैरेलल चलाएं, 3-4 जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आ सकता है। आईटी सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है और एग्रीकल्चर है। ये 3 बेस, अगर 3 चीज़ों को ही बेस बना लें तो हम अपने मुल्क की तकदीर 5 साल में चेंज कर सकते हैं। सही बात है। अच्छा, असद हनीफ साहब, 22-23 पहले मिनिस्ट्री आ चुकी हैं, हुकूमत दे चुकी है, लेकिन उनको कोई फ़ायदा ख़ास तो नहीं हुआ। आपके यहाँ कैसे मिनिस्ट्री इस बजट में हुकूमत को अनाउंस करनी चाहिए? पीछे एक सेक्शन 11 था जिसके ऊपर हम कोई बात हुई थी कि दोस्त ने, जो इनकम ऑफ अदर सोर्सेज है उसके ऊपर सेक्शन 11A के तहत मिनिस्ट्री दे दें हुकूमत, जिसका IMF भी कोई इतराज़ नहीं करेगा, लेकिन उसमें सब पैसे अपने डिक्लेयर कर लेंगे। नहीं, इसमें पहले एक आई थी, ये तो नहीं है कि लोगों ने इससे फैसिलिटेट नहीं हुए। तकरीबन कोई ये 100D जो आया था जिसमें इन्होंने 111 की 1A की जो एग्जम्पशन थी उसमें, तो उसमें तकरीबन कोई 1000 के अराउंड अबाउट प्रोजेक्ट्स हैं और सोसाइटीज़ हैं जो इसमें रजिस्टर्ड हुई हैं, और उसमें उसके अलावा जो उसका फ़र्स्ट बायर था उस बिल्डिंग का या उस सोसाइटी का, तो वो भी फैसिलिटेट हुए हैं, और बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें लोगों की जो इकॉनमी में उनकी जो है वो ब्लैक मनी जो है वो शामिल हुई है। तो फैसिलिटीज़ तो इनको जी देनी चाहिए, और ये इस टाइम तो वक्त की ज़रूरत है। इस टाइम तो देखें कि हुकूमत को डॉलरों की ज़रूरत है, इस टाइम रिजर्व की ज़रूरत है। दूसरा देखें ना कि हमारी जो इकॉनमी है वो इंपोर्ट बेस्ड है, ठीक है। अगर हम एक्सपोर्ट की तरफ भी जाते हैं तो हमारा रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट हो रहा है। तो अब ये जो बजट आ रहा है, ये आ रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए, जो हमारा जुलाई से स्टार्ट होना है। अब हमने बेसिकली डिसीजंस ये लेने हैं कि उसमें जो हमारे एक्सपेंसेस हैं या जो हमारे डेवलपमेंट के अखराजात हैं, तो उसको हमने किस तरह मीट करना है, और अपने जो बिज़नेस का जो एक साइकिल अभी जो एक किस्म का वो रुक चुका हुआ है, तो उसको कैसे हमने दोबारा वो सर्कल में चीज़ों को लेके आना है, लोगों को किस तरह फैसिलिटेट करना है। तो उसमें सबसे पहले तो इनिशिएटिव इनको लेना चाहिए कि जो हमारी इंपोर्ट है ना, इंपोर्ट की जो भी हम रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन पाकिस्तान में हम कर सकते हैं, उसको पूरा फैसिलिटेट करना। उसको लैंड चाहिए, लैंड दें। लैंड हमारे पास बेशुमार पर, गवर्नमेंट की लैंड बहुत ज़्यादा पड़ी है, वहाँ पे तमाम रिसोर्सेज दें, बिजली दें, गैस दें, सड़कों का जाल वहाँ पे पहुँचाएँ, ठीक है। यहाँ पे उस जो इन्वेस्टर यहाँ पे आ रहा है उसको एक आप पूरा कोई 4-5 साल का टाइम जो है वो टैक्स एग्जम्पशन का दें, ठीक है। और उसके बाद फिर आप अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। अपनी एक्सपोर्ट की जो इस टाइम जो मैं फील्ड में देख रहा हूँ, जिन इंडस्ट्री लिस्ट के साथ मेरे रिलेशंस हैं, वो तकरीबन कोई मैं फैसलाबाद की एक इंडस्ट्री की बात करता हूँ, वो कोई 20th नंबर पे थी, जो फैसलाबाद में जो बेस्ट एक्सपोर्ट थे इस टाइम। उसके तकरीबन कोई 150 से 200 वहाँ पे ना, जब गारमेंट्स का हम काम करते हो टेबल्स वगैरह लगी होती हैं, वो कोई 250 टेबल लगी हुई थी। इस टाइम सिर्फ 2 टेबल्स पे काम हो रहा है इस पर। वो कहते हैं हम जो है इस टाइम जब हम अपनी कॉस्टिंग करते हैं तो महंगाई इतनी है, तो हम जो है वो कम्पीट ही नहीं कर पा रहे। अब सारे आर्डर हमारे बांग्लादेश और इंडिया मूव कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को आपने एड्रेस करना है इसमें आके, ठीक है। अदरवाइज़ यही हालात, और दूसरी गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो जो है स्टेबिलिटी लेके आए। जो इस टाइम हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है उसको वो स्टेबल लेके आए। फिर दूसरी चीज़ हमारी आ जाती है, जो सबसे जो चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करती हैं, वो हमारा आ जाता है एनर्जी सेक्टर। एनर्जी में हमारे पास क्या क्या उस चीज़ उसमें है, एक तो फ्यूल है, दूसरा कोयल है, तीसरा हमारा वाटर रिजर्व्स हैं, और चौथा जो है वो हमारा गैस है। तो अब जो हमें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है वो जो फ्यूल इंपोर्ट है हमारी, वो महंगा पड़ रहा है हमें। वही हमारी इलेक्ट्रिसिटी में आ रहा है, वही हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन गुड्स हैं वो आ रहा है, और एनर्जी को नहीं पूरा करते तो वही हमारा जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट जो है वो इंडस्ट्री को इफेक्ट, ओवरऑल जो एक सारा भी इसी वजह से हो रहा है। बिल्कुल। तो अगर हम टोटल एक चीज़ की हम बात करते हैं, वो हमारा आ जाता है ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। और ट्रेड डेफिसिट को जो है हमने एड्रेस करना है।
और वो हर सूरत ही हमने एड्रेस करना है। उसके लिए आप IMF के पास चले जाएं, उसके पास आप IMF को इग्नोर कर दें, आप पॉलिसीज़ बनाएं। अगर देखें, अगर आपने किसी भी इंडस्ट्री को रिवाइव करना है या अपनी इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म लेके जाना है, उसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज और इंडिपेंडेंट एक जो है वो बॉडी हो, ठीक है, जो इसमें पॉलिटिकल जो इनस्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी का कोई इफेक्ट ना उसके ऊपर। जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जो जी हाँ, ताजर आज बिल्कुल मुतालबा कर रहे हैं वो सही इस वजह से कर रहे हैं, बिल्कुल, वक्त इकोनॉमी की सिमत ज़्यादा हो। आमिर कदी साहब, आखिर में क्या सर प्रपोजल है, बजट तजावीज़ किस तरह कोई बेहतरी की तरफ और कुछ कदम रख सकते हैं? क्योंकि वो शरह सूद 21% हो गया, स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट दिया है, ऐसे में 21% में रह के हम क्या कारोबार कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दूसरा, हमने जो 18% से जनरल सेल टैक्स को कर दिया है, उसको सिंगल डिजिट पे ला के बेहतरी ला सकते हैं, नहीं ला सकते, क्या कहते हैं? देखिए, ये तो आपकी अपनी प्रपोजल है ना, आप मुझसे सवाल भी कर रहे हैं, अपनी प्रपोजल भी दे रहे हैं। मैं आपकी 18% में जाके प्रपोजल और 21% में जाके मैं आपकी प्रपोजल से सहमत तो नहीं हूँ ना। ठीक है जी, देखिए सब सारे फसाद की जड़ हम जो हमारे मुल्क में इस वक्त जो सारे मामलात जो हमारे ख़राब हुए हुए हैं या जो हमें इस वक्त परेशानी है, वो सिर्फ और सिर्फ IMF के कर्जे की परेशानी है जी जी। उसके ऊपर कोई बहुत अच्छी कोई मतलब कोई सुपरलेटिव किस्म की जो सी है वो पॉलिसी बननी चाहिए, और चाहे वो फॉर द टाइमिंग ना हो, लॉन्ग टर्म हो, उसको सारे सियासतदान मिलके उसके ऊपर एक क्या कहते हैं शपथ ले लें कि जी हम इससे डेविएट नहीं करेंगे, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो। बल्कि मैं तो इसमें मेरी सजेशन ही है, शायद हो सकता है आपको मुनासिब भी ना लगे, मेरी सजेशन तो ये है कि इन सबको मिलकर ये करना चाहिए कि इसको पाकिस्तान को IMF के साथ मिलकर एक जॉइंट अकाउंट खोलना चाहिए यहाँ पे पाकिस्तान में। उसकी जितनी इंस्टॉलमेंट है उसको पब्लिक कर दें कि जी हमें इतने पैसे, हमने इनके टोटल हमारा पेएबल इतना है IMF का। सारे सियासतदान मिलके आप कॉन्फ्रेंस में आए, आके लोगों को कहेंगे जी इस अकाउंट के अंदर हमारे पास, हमारी हुकूमत के पास 1 रुपया भी नहीं आएगा, सारा IMF के कर्जे में जाएगा, आप डायरेक्ट डिपॉजिट कराएं। वो तो कर्जा उतर जाएगा फिर अल्लाह करके ऐसा ही हो। तो ये मतलब हो सकता है, मुमकिन है। तो ये अगर कोई सारे सियासत, अब होगा क्या, सियासतदानों की सिंसियरिटी भी सामने आ जाएगी, अवाम अपने मुल्क के साथ कितनी सिंसियर है वो भी सामने आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमारी अवाम के अंदर लोग पैसा नहीं देना चाहते, लोगों को ट्रस्ट नहीं है। असल में देखो ना, जलजला आता है, कोई ऐसी आफत आती है जब लोगों के, हमारे मुल्क में बहुत से ज्यादा खैराती इदारे, सबसे ज्यादा सारी दुनिया में सबसे ज्यादा काम करने वाले खैराती इदारे हमारे मुल्क में हैं, और सारे अल्हम्दुलिल्लाह वो गवर्नमेंट की आशीर्वाद के बगैर चल रहे हैं। इवन के दूसरे मुल्कों में तो USAID और ये वो दूसरे तीसरे लोग जो है ना वो इदारे गवर्नमेंट के उसके पर वो चल रहे हैं। यहाँ पे तो सारे इंडिपेंडेंट लोग मदद कर रहे हैं, सही है, लोगों की मदद करते हैं। सिर्फ एतमाद करने की जरूरत है। तो एतमाद बहाल करने की, एतमाद क्या, बस आके सामने कह दें। इमरान खान साहब मतलब बहुत फेमस है आजकल, तो वो भी अपने बंदों को आके कहें, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज जो भी हैं, ये जरदारी साहब भी कहें, मौलाना फजल रहमान साहब भी कहें, सारे लोग कहें, उनसे कहें कि जी आप सारे जितने भी हैं, हर घर का अपना जो भी एक सरपरस्त है, अपने अहले खाना के मुताबिक जितना उसका बनता है वो दे सकता है दे दे, वरना अपने किसी उसके कह दे कि यार मेरा इतना आप पे कर दें। हर बंदा अपने अपने जितना जितना, मेरे ऊपर 7,000 कर्जा, मैं एक मिसाल है 8,000 या 10,000 मेरे ऊपर अगर कर्जा है तो मैं 10,000 रुपये मैं जितने भी मेरे बच्चों के ऊपर जो मेरी किफ़ालत में है, आप मुझे बताएं कि मेरे घर के अफराद के ऊपर इतना आता है तो मैं कोशिश करूंगा मैं दे दूं। अगर मैं नहीं दे सकता, जो बच जाएंगे बाकी साहिब हैसियत लोग कहेंगे जी हम उनका पे कर देते हैं, इसमें क्या फर्क सही बात है। आमिर कदरी साहब आपको बहुत शुक्रिया, मियां अतीकुर रहमान साहब आपको बहुत शुक्रिया, असद हनीफ साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी, प्रपोजल तो बहुत सी हैं, लेकिन इत्मीनान अगर हो तो सब कुछ बेहतर हो सकता है। सिमत का पता हो तो रास्ता, मंजिल का पता हो तो बंदा मंजिल पे पहुँच सकता है। अपनी नीयतें और सिमत दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगले प्रोग्राम तक भी अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।